आज हम बात करेंगे अरस्तु के आदर्श राज्य के सिद्धांत की। क्या? अरस्तु के आदर्श राज्य के सिद्धांत की। तो सर्वप्रथम प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में एक सामान्य बात बताना चाह रहा हूं। प्राचीन समय से ही राजनीतिक चिंतक, क्या राजनीतिक चिंतकों ने आदर्श राज्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य का चित्रण किया है जो आदर्श के लिए आदर्श हैं, अर्थात उस आदर्श राज्य को व्यवहार में कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ऐसे आदर्श राज्य का चित्रण किया है। जैसा कि स्वयं प्लेटो ने कहा है कि यह आदर्श राज्य वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस धरा पर सांसारिक लोक में कहीं भी प्राप्य नहीं है, बल्कि यह तो स्वर्ग में ही कहीं प्राप्त हो सकता है। मतलब इस धरती पर ऐसा आदर्श राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहला प्रकार क्या होगा? आदर्श के लिए आदर्श। मतलब ये विचारक ऐसा आदर्श स्थापित करना चाह रहे हैं जिसको कि व्यवहार में कभी प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, जैसा कि प्लेटो। अब दूसरा प्रकार क्या है? दूसरे प्रकार के चिंतक कौन से हैं? दूसरे प्रकार के चिंतक वो हैं जो वास्तविक रूप में आदर्श राजनीतिक जीवन का चित्रण दे रहे हैं, मतलब आदर्श राज्य का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वह वास्तविक रूप में व्यवहारिक है। उस आदर्श राज्य को प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य मतलब आदर्श राजनीतिक जीवन। क्या? आदर्श राजनीतिक जीवन। तो इसके बारे में प्लेटो ने जो चित्रण किया है वह केवल आदर्श के लिए आदर्श है। मतलब प्लेटो को बिल्कुल भी यह फिक्र नहीं था कि हम जो आदर्श राज्य स्थापित करना चाह रहे व्यवहार में प्राप्त होगा या नहीं। सच्चाई है कि व्यवहार में उसको पाया नहीं जा सकता। जबकि अरस्तु आदर्श के लिए आदर्श स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अरस्तु का मूल उद्देश्य यह है कि वास्तविक रूप में आदर्श राज्य के लिए जो सामग्रियां हैं या आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए वास्तविक रूप में जो साधन चाहिए उन्होंने ऐसे साधन बतलाए हैं जिनको के व्यवहार में प्राप्त किया जा सकता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आदर्श राज्य के चित्रण के संबंध में मुख्यतः दो प्रकार के विचारक होते हैं। पहला जो आदर्श के लिए आदर्श की बात करते हैं, दूसरा वो जो वास्तविक रूप में एक व्यवहारिक आदर्श का वर्णन करते हैं जिसको भी व्यवहार में प्राप्त किया जा सकता है। तो अरस्तु को कहां स्थान देंगे हम? दूसरे प्रकार के अंतर्गत। अब ध्यान दें, हम बात किसकी करेंगे अब? अरस्तु के आदर्श राज्य की। तो सबसे पहले तो अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य का चित्रण अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स के 7वें अध्याय में किया। ध्यान रखिए, क्या इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 7वें अध्याय में आदर्श राज्य का वर्णन किया है। क्लियर? अब हम इस आदर्श राज्य को समझने के लिए शुरुआत करेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है एग्जाम की दृष्टि से भी और इस आदर्श राज्य के चित्रण को समझने के लिए भी, कि इस आदर्श राज्य के बारे में सबसे पहले सेबाइन के शब्दों से शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेबाइन क्या कह रहे हैं कि अरस्तु आदर्श राज्य के संबंध में नहीं, क्या आदर्श राज्य के संबंध में नहीं प्रत्युत बल्कि राज्य के आदर्शों के संबंध में पुस्तक लिख देता है। राज्य के आदर्शों के संबंध में पुस्तक लिख देता है। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने आदर्श राज्य का चित्रण नहीं किया है, बल्कि राज्य के आदर्शों के संबंध में लिखा है। किसके संबंध में लिखा है? राज्य के आदर्शों के संबंध में, कि एक राज्य के क्या आदर्श होने चाहिए। मैं आपको ये बात पहले कह चुका हूं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके अंतर्गत चाहिए से संबंधित बातों पर बल दिया जाता है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक विधायक कैसा होना चाहिए, एक नेता कैसा होना चाहिए। क्लियर? मतलब कहने का तात्पर्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ऐसा होना चाहिए और से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये बात। अब सबसे पहले हम यहां ये बात बताएंगे कि वास्तविक रूप में जो अरस्तु हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कि देखो शासन का उद्देश्य, ध्यान दें, ये बात समझ में आ गई तो आदर्श राज्य अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि शासन का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य, शासन का उद्देश्य
उत्तम जीवन प्रदान करना है। ध्यान दें, क्या शासन का उद्देश्य क्या है? अरस्तु कह रहे हैं शासन का उद्देश्य क्या है? उत्तम जीवन प्रदान करना है। मैं इसको अरस्तु के शब्दों में कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सद्जीवन की प्राप्ति के लिए। क्या? सद्जीवन की प्राप्ति के लिए ये अस्तित्व में बना हुआ है। इसका मतलब वास्तविक रूप में जो राज्य, आदर्श राज्य, अरस्तु का उद्देश्य क्या है? उत्तम जीवन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? उत्तम जीवन की प्राप्ति, सद्गुण जीवन की प्राप्ति, अच्छे जीवन की प्राप्ति। किसकी? अच्छे जीवन की प्राप्ति। इसलिए अरस्तु क्या करें, फिर दोहरा रहा हूं कि राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, लेकिन सादे जीवन की, गुड लाइफ, अच्छा जीवन, सद्जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। तो सद्जीवन की प्राप्ति के लिए कौन कौन से साधन चाहिए? यहाँ पर अरस्तु ने नैतिक और भौतिक, नोट कीजिएगा, नैतिक और भौतिक दोनों साधनों की चर्चा की है। और ये दोनों साधन हैं, यही आदर्श राज्य के निर्माण की सामग्रियां हैं। एक आदर्श राज्य का निर्माण इन सामग्रियों से होगा। कहने का भावार्थ यह है कि अरस्तु उत्तम जीवन की प्राप्ति चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तम जीवन की प्राप्ति होने के कारण ही, क्यों? क्योंकि उत्तम जीवन की प्राप्ति राज्य के द्वारा की जाएगी, इसलिए भी अरस्तु ने कहा है कि वास्तविक रूप में राज्य समुदाय से सर्वोच्च है। आज कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस। तो ये बात वास्तविक रूप में किसने कही है? अरस्तु ने कही है। किसने कही है? अरस्तु ने कही कि राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में सद्जीवन की प्राप्ति कौन कराता है? राज्य कराता है। और राज्य वास्तविक रूप में हम देखें तो राज्य का अध्ययन कौन करता है? किसमें किया जाता है? राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान हो गया। तो आप ध्यान दें, यहाँ क्या उत्तम जीवन प्रदान करना है। शासन का उद्देश्य क्या है? उत्तम जीवन। तो भाई उत्तम जीवन के लिए क्या चाहिए? क्या साधन चाहिए? नैतिक और भौतिक चाहिए। तो नैतिक और भौतिक साधन या सामग्री की जो व्यवस्था की है, वही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं बन जाती है। अर्थात आदर्श राज्य के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामग्रियां चाहिए, इसे स्वयं अरस्तु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है समझने के लिए एग्जाम की दृष्टि से। अरस्तु कह रहे हैं कि एक राजनेता, क्या? एक राजनेता या विधायक को, आज भी कानूनों का निर्माण विधायक करते हैं ना, एक राजनेता या विधायक को अपने इच्छानुकूल सामान चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक रूप में आदर्श राज्य का निर्माण करना है तो इसके लिए एक राजनेता विधायक को उनकी इच्छा के अनुकूल सामान चाहिए। अब वो सामान क्या चाहिए? वही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं, मतलब आदर्श राज्य का निर्माण करने के लिए यहां में कहेंगे कि वास्तविक रूप में उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए कौन कौन से नैतिक और भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। क्या? नैतिक, भौतिक, मानसिक, भौतिक, नोट कीजिएगा, मानसिक भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। किसके लिए? उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए। यही क्या है? अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं, उसकी सामग्रियां। आदर्श राज्य का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर के होगा? ध्यान दें आप। क्लियर? फिर से दोहरा रहा हूं, क्या करेंगे? एक राजनेता या विधायक को अपनी इच्छा अनुकूल सामान चाहिए। वो सामान क्या चाहिए? वही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। नंबर 1, पहला क्या चाहिए? जनसंख्या की बात करते हैं। भाई क्या बिना व्यक्तियों के राज्य हो सकता है? ना हो। राज्य है, इसका मतलब व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है तो राज्य कहां से होगा? तो सबसे पहले कहते हैं कि राज्य के निर्माण के लिए क्या चाहिए? जनसंख्या। लेकिन भाई ध्यान दें, यहां पर वास्तविक रूप में अरस्तु जनसंख्या की निश्चित कोई संख्या नहीं बता रहे हैं, बल्कि इनका कहना तो यही है कि वास्तविक रूप में उसकी जो है जनसंख्या कार्य कुशल हो। क्या? कार्य कुशल हो। कहने का तात्पर्य है कि उदासी प्रवृत्ति के व्यक्ति ना हो, बल्कि कार्य कुशल हो, योग्य हो। क्या हो? कार्य कुशल हो, योग्य हो। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में आदर्श राज्य के निर्माण के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो बल दिया है अरस्तु ने, वो किसके ऊपर दिया? मानवीय तत्व पर, मतलब जनसंख्या पर, मानवीय तत्व पर। तो सबसे पहले क्या है? कार्य कुशल व्यक्ति
व्यक्ति चाहिए, उदासी व्यक्ति नहीं होने चाहिए, अयोग्य व्यक्ति नहीं होने चाहिए। तो जनसंख्या के ऊपर बल दिया ना कार्य कुशलता के ऊपर। अब दूसरा क्या है, क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में अस्तु क्या करें, क्षेत्रफल इतना होना चाहिए जिसको वास्तविक रूप में जो आदर्श राज्य का शासक होता है वह एक दृष्टि से देख सके। इसका मतलब इनका कहना है कि क्षेत्रफल ना तो बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो, ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, बल्कि मध्यम होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने अपने मध्यम मार्ग का सिद्धांत लक्ष्य दिया कि प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम मार्ग को अपनाया जाना चाहिए। तो दूसरा साधन क्या हो गया, देखो एक राजनीतिक विधायक को क्या चाहिए, अनुकूल सामान चाहिए। अब अनुकूल में क्या है, जनसंख्या है, कार्यकुशल जनता होनी चाहिए, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ना कम ना ज्यादा होना चाहिए। इसी के साथ में राज्य की स्थिति, राज्य की स्थिति के बारे में, राज्य की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, मतलब वास्तविक रूप में यह है जिससे कि उस राज्य की वास्तविक रूप में अन्य राज्यों से सुरक्षा की जा सके। जैसा कि इसके बारे में हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मनु, कौटिल्य और शुक्र ने भी बहुत कुछ बताया है, तो ध्यान रखेंगे। अब चौथा जो सामग्री है वो क्या है आदर्श राज्य के लिए, सामाजिक संगठन या वर्ग। क्या, सामाजिक संगठन या वर्ग, यहां ध्यान देंगे। वास्तविक रूप में सामाजिक संगठन या वर्ग की बात आती है प्लेटो ने केवल 3 वर्गों की बात की है, ध्यान है। पिछली वीडियो में हमने समझाया था क्या, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। क्लियर। अब अरस्तु क्या कह रहे हैं, 6 वर्ग बता रहे हैं, ध्यान दें। कितने वर्ग बता रहे हैं, 6 वर्ग सामाजिक संगठन। नंबर 1 कृषक वर्ग, कारीगर वर्ग, योद्धा वर्ग, धनिक, पादरी, न्यायाधीश। क्लियर, 6 वर्ग बता रहे हैं अरस्तु। अब इसमें समझने की बात क्या है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो योद्धा है, पादरी है, मतलब पूजा पाठ से संबंधित योद्धा, पादरी और न्यायाधीश, ये तो कार्य नागरिक करेंगे, ये नागरिक करेंगे। बाकी कृषक, कारीगर और जो ये धनिक से संबंधित है, उद्योग वगैरह से संबंधित है, ये कार्य दासों वगैरह के द्वारा किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखी है, ठीक है। ये चौथा सामान होगा जिसको कि हम वास्तविक आदर्श राज्य की विशेषताएं भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सामग्री होगी। इसके बाद में भाई ध्यान देंगे, 5वां जो सामग्री बता रहे हैं आदर्श राज्य के निर्माण के लिए, वो क्या, शिक्षा है, ठीक है। देखो वास्तविक रूप में प्लेटो ने शिक्षा को प्रबल दिया है, अरस्तु ने शिक्षा को प्रबल दिया है, हम अपने विचार दे रहे हैं यहाँ। देखो जब किसी भी देश के अंतर्गत वास्तव में राज्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के आधार पर वो परिवर्तन किया जा सकता है। किसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तविक रूप में एक राज्य को आदर्श राज्य बनाना है तो शिक्षा का सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए हमारी सरकारों को दुनिया की सरकारों को शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या, शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर अरस्तु ने 5वां जो सामग्री बताई है, साधन बताया है, आदर्श राज्य की विशेषता बताई, शिक्षा बताई है। शिक्षा को यहाँ पर अरस्तु 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। नंबर 1 कह रहे हैं जन्म से 7 वर्ष तक शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं, ये इसको हम 8 वर्ष बोल सकते हैं, 8 से 14 वर्ष तक होनी चाहिए, और ये 15 से 21 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देंगे कि वास्तविक रूप में आदर्श राज्य के निर्माण के लिए शिक्षा के ऊपर भी बल देना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ जन्म से 7 वर्ष तक, 8 से 14, 15 से 21 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था की है। 3 भागों में इसको विभाजित किया है, अलग अलग इसका पाठ्यक्रम रखा है। पाठ्यक्रम क्या रखा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की, इसके लिए हम शिक्षा से संबंधित वीडियो अलग से बनाएंगे। मेरा मूल जो भावार्थ है वो ये है, सच्चाई है ये कि मैं सभी राजनीतिक चिंतकों के चिंतन के अंतर्गत एक एक बात को स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम। अगला आइएगा, अब अगली जो सामग्री क्या चाहिए भाई, संपत्ति और परिवार। तो प्लेटो ने क्या किया था, वास्तविक रूप में जो अभिभावक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है, उससे क्या संपत्ति परिवार का त्याग कराया था, क्लियर। लेकिन यहाँ अरस्तु संपत्ति और परिवार का त्याग नहीं करा रहा है। इसका कहना है कि युगों युगों से व्यक्ति जिससे प्रेम करते आए हैं, जो आकर्षण का केंद्र है संपत्ति, उसका त्याग नहीं हो सकता। और फिर वैसे भी देखा जाए तो परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। क्या, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। अब बच्चे की परवरिश यदि राज्य करेंगे, इसका मतलब ये होगा
कि जो सबका है वो किसी का भी नहीं, उसकी परवरिश ठीक से नहीं हो सकती है और बच्चे को वो ममता प्यार दुलार नहीं मिल पाएगा जो कि परिवार के अंतर्गत मिलता है। इसलिए अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत संपत्ति परिवार की व्यवस्था की है, जबकि प्लेटो ने अभिभावक वर्ग से इसका त्याग कराया था। ध्यान नहीं बात क्लियर। अब सातवां सामान्य विशेषता क्या है? मिश्रित संविधान। क्या है? मिश्रित संविधान की व्यवस्था की इन्होंने। मिश्रित संविधान क्या है? ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जनतंत्र और धनिक तंत्र का जो समन्वय वही अरस्तु का सर्वजनतंत्र या मध्यम वर्ग तंत्र है, इसको पॉलिटी कहते हैं। मध्यम वर्ग तंत्र या सर्वजन तंत्र है। इसका मतलब ये है अरस्तु अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत मिश्रित संविधान की बात करते हैं। किसका मिश्रण होगा, किसका समन्वय होगा? दो तत्वों में, जनतंत्र और धनिक तंत्र। ध्यान रखेंगे, जनतंत्र और धनिक तंत्र, जिसको क्या नाम दिया है? सर्वजनतंत्र या मध्य वर्ग तंत्र, इसको की पॉलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। बहुजन तंत्र भी कहते हैं, बहुतंत्र भी कहते हैं, संयुक्त प्रजातंत्र भी कहते हैं। इसको क्या? संयुक्त प्रजातंत्र भी कहते हैं। इसको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दें, इसके बाद में अगला जो सामग्री है वो क्या है? आदर्श राज्य में कानून की सर्वोच्चता। ध्यान दीजिएगा भाई, अरस्तु अपने आदर्श राज्य का जो 8वां सामान बता रहे हैं, 8वीं जो सामग्री बता रहे हैं जिससे आदर्श राज्य का निर्माण होगा, जिसको व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है, वो क्या है? आदर्श राज्य में कानून की सर्वोच्चता। अर्थात वास्तविक रूप में प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत एक दार्शनिक राजा के शासन की बात की थी, व्यक्ति विशेष के शासन की बात की थी, मतलब ज्ञान की संप्रभुता की बात की थी कि बुद्धिमान व्यक्ति का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का शासन होना चाहिए। किसका? दार्शनिक राजा का। लेकिन अरस्तु क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में कानून का शासन होना चाहिए, कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए। ध्यान दें, प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज के अंतर्गत कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था। तो मैं कह सकता हूं यहाँ कि प्लेटो जहां अपनी बात समाप्त करता है, कहां करता है? द लॉज के अंतर्गत, वहीं से अरस्तु अपनी बात का प्रारंभ करता है। क्यों? क्योंकि कानून की सर्वोच्चता को उन्होंने स्वीकार किया है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कानून की सर्वोच्चता के बारे में। देखो स्वयं अरस्तु क्या कह रहे हैं? अरस्तु कह रहे हैं कि कानून ऐसा विवेक है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं विशेषकर सभी विधायकों, सांसदों, न्यायाधीशों से कहना चाह रहा हूं कि वास्तविक रूप में इसका अनुकरण किसी न किसी रूप में होना चाहिए। क्या कह रहे हैं अरस्तु? कि कानून ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दें, कानून ऐसा विवेक है, कानून ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि वास्तविक रूप में व्यक्ति विशेष का शासन होता है। तो बताइए, क्या वह पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा? यस, पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, जबकि कानून पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। इसलिए अरस्तु क्या करें? कानून ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता, ये पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होता। इसलिए व्यक्ति के शासन से अच्छा, वो कितना बुद्धिमान है, व्यक्ति के शासन से अच्छा कानून का शासन है। इसलिए उन्होंने कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में जो प्लेटो का उपादर्श राज्य, क्या? जो प्लेटो का उपादर्श राज्य है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो उस उपादर्श राज्य में प्लेटो ने जो बातें बताई थी उनके अंतर्गत ज्यादातर को अरस्तु ने स्वीकार किया है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि प्लेटो जहां अपनी बात का समापन करता है, अरस्तु वहीं से उसकी शुरुआत करता है। कहां से? द लॉज से। कहां से? द लॉज। द लॉज किसकी पुस्तक का नाम है? किसकी पुस्तक का नाम है? प्लेटो। प्लेटो की अंतिम पुस्तक जो कि वृद्धावस्था में लिखी गई थी। इसलिए उन्होंने वृद्धावस्था में कानून रूपी लाठी का सहारा लिया था। इसने, प्लेटो ने कानून रूपी लाठी का सहारा लिया था कि भी ऐसा व्यक्ति पहली बात तो मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, जबकि कानून पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के निर्माण की सामग्री बताई है, जिसको कि अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं कहा जाता है। क्लियर? अब अगली बात आती है, अब इन्होंने जो ये आदर्श राज्य की सामग्रियां बताई है, जो इनकी विशेषताएं बताई, जो इसका चित्रण किया है, जो इसका प्रारूप रखा है, इसमें भाई कुछ कमियां नहीं है। क्या? इस आदर्श राज्य के अंतर्गत कुछ कमियां भी दिखाई दे रही हैं। कमियां क्या है? ध्यान दें, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज वास्तविक रूप में यदि हम अपने राज्य को आदर्श बनाना चाह रहे हैं
तो वास्तविक रूप में प्लेटो और अरस्तु के आदर्श राज्य उपादर्श राज्य का, आदर्श राज्य और उपादर्श राज्य का हमें किसी न किसी रूप में अध्ययन अवश्य करना चाहिए भाई। तो ही तो हम देखो विचार तो प्राचीन समय से चल रहे हैं, चाहे आदर्श राज्य हो, न्याय हो, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार हो, मूल अवधारणा तो वही रहती है। न्याय का प्रयोग उस समय किया जाता था, न्याय का प्रयोग अब भी किया जाता है, मूल अवधारणा तो वही रहती है, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन परिवर्तित होता रहता है, उसका भावार्थ अभिप्राय परिवर्तित होता रहता है। तो हमें उसके अनुरूप ही इसको समझना है कि प्राचीन समय में जैसे प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कहा है कि वास्तविक रूप में अपने स्वभाव के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप कार्य कीजिएगा, अपना अपना कार्य कीजिएगा, दूसरी कर्म हस्तक्षेप मत कीजिएगा, तो वो न्याय है। आज क्या है, आज न्याय का अभिप्राय किस रूप में लिया जाता है कि वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वही न्याय। तो उस समय नैतिक न्याय, आज कानूनी न्याय। उस समय क्या नैतिक न्याय, आज क्या है कानूनी न्याय। तो बात ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मूल अवधारणा तो वही रहती है, नया खोज नया आविष्कार नहीं करना पड़ता है, लेकिन उनके ऊपर चलता रहने वाला चिंतन मनन विचार विमर्श समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक चिंतन को समझना है तो थोड़ा सा प्लीज जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उन बातों के ऊपर अवश्य ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में इस तरह की बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा मूल उद्देश्य ये है कि मैं वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को ठीक से आपको समझा सकूं, मैं इनमें गोते लगा सकूं, इनमें तैर सकूं, इनमें डूब सकूं। किसके लिए? अपने विद्यार्थियों के लिए। अब इसमें कमी निकालेंगे भाई। चलिए नंबर 1, आदर्श राज्य की अवधारणा मौलिक नहीं है। मैंने कहा था ना कि मूल अवधारणा तो वही रहती है, लेकिन उन पर चलने वाला चिंतन मनन युग परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। तो क्या है, पहले आलोचना, आदर्श राज्य की अवधारणा मौलिक नहीं है। सत्य बात है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में वही प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज के अंतर्गत कानून के शासन की बात स्वीकार कर ली थी, तो फिर अरस्तु ने वैसा किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु के आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है या आदर्श राज्य की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो क्या है, मौलिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले प्लेटो ने अपने उपादर्श राज्य के अंतर्गत इन बातों को उल्लेख कर दिया था, कानून की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। क्लियर? अगली कमी क्या दिखाई दे रही है हमको? आदर्श राज्य का अधूरा चित्रण है। आदर्श राज्य का अधूरा चित्रण क्यों है? आप देखिएगा, हमने जो सामग्रियां बताई, मतलब अरस्तु ने जो सामग्रियां बताई, क्या इनमें किसी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जिक्र किया है? इनका क्या आपसी संबंध होना चाहिए? ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं किया, इसलिए आदर्श राज्य का अधूरा चित्रण है। मतलब वास्तविक रूप में एक राज्य के लिए जो जो बातें चाहिए उन सभी का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। अगली कमी क्या है? अत्यंत सीमित राज्य। क्या? ध्यान दें, अत्यंत सीमित राज्य क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में इन्होंने भाई नागरिक किसको माना है? जो विधि निर्माण, ध्यान दें, जो विधि निर्माण और प्रशासन के अंतर्गत सक्रिय रूप से भाग लें, केवल वही नागरिक है, बाकी है नागरिक है। इसलिए क्या है, ये अत्यंत सीमित राज्य है। मतलब उनको उन्होंने नागरिक माना नहीं है भाई, दासों को नहीं माना है, महिलाओं को नहीं माना है, कारीगर को नहीं माना है, मजदूर को नहीं माना है, बच्चे को नहीं माना है, ये नागरिक माने नहीं है। तो इसलिए क्या है, वास्तविक रूप से अत्यंत सीमित राज्य है। किसका? अरस्तु का आदर्श राज्य सीमित राज्य है। अगला, राज्य के आदर्शों का वर्णन। क्लियर बात है, ये तो यहीं से शुरू कर दी थी हमने। सेवाइन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरस्तु आदर्श राज्य के संबंध में नहीं, आदर्श राज्य के संबंध में नहीं, बल्कि राज्य के आदर्शों के संबंध में पुस्तक लिख देता है। मतलब ये राज्य के आदर्शों की बात करता है। आदर्श में क्यों करता है? क्योंकि इनका कहना है कि वास्तविक रूप में शासन का उद्देश्य क्या है? सज्जीवन की प्राप्ति, अच्छे जीवन की प्राप्ति। आप अच्छे जीवन के लिए क्या परिस्थितियां चाहिए? तो इन्होंने तो परिस्थितियां बताई हैं, वो सामग्रियां बताई हैं, वो साधन बताए हैं। इसलिए इसमें कमी है क्या? कि राज्य के आदर्शों का वर्णन किया है इन्होंने, राज्य के आदर्शों का वर्णन किया है, आदर्श राज्य का वर्णन नहीं किया है। क्लियर? अगली बात चलिए, आदर्श राज्य अव्यवहारिक। क्या? आदर्श राज्य अव्यवहारिक। आदर्श राज्य भाई अव्यवहारिक क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में देखें तो आप चलिए थोड़ा पीछे चलेंगे, हम यहाँ मिश्रित संविधान के अंतर्गत, जैसे यहाँ मिश्रित संविधान की बात करते हैं, ये रहा। तो भाई ये मिश्रित संविधान क्या है? वास्तविक रूप में ये इसका उपादर्श राज्य है। क्या है? उपादर्श राज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वो व्यवहार में अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मिश्रित संविधान की बात की है और मिश्रित संविधान के इनका उपादर्श राज्य है, मिश्रित संविधान ही इनका उपादर्श राज्य है। इसलिए आदर्श राज्य अव्यवहारिक, इसको व्यवहार में नहीं अपनाया जा सका, ऐसा आलोचकों का कहना है। ये बात दिखाई भी दे रही है क्योंकि उन्होंने मिश्रित संविधान की बात की। मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन जो बताया, किसको बताया? पॉलिटी को बताया। किसको बताया? पॉलिटी, मतलब सर्वजनतंत्र को। ध्यान दे, सर्वजनतंत्र या संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र या मध्य वर्ग तंत्र। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कंपटीशन की दृष्टि से एग्जाम पूछ लिया जाता है। और आज भी किसी न किसी रूप में संविधान निर्माताओं को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। प्लीज
स्वीकार करना चाहिए। अंतिम कमी क्या? सामाजिक व्यवस्था अनुदारवादी है भाई। भाई सामाजिक व्यवस्था अनुदारवादी क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में अरस्तु ने यहाँ दासों को दासों को राज्य का नागरिक नहीं माना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये किसी न किसी रूप में रूढ़िवादी है। क्या है? रूढ़िवादी है। हम इसको वैसे भी कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में यथास्थिति के समर्थक रहे। ये बात कुछ हद तक सत्य भी है। तो ये अरस्तु के आदर्श राज्य की जो सामग्रियां बताई अरस्तु ने, उस सामग्रियों की कमियां हैं। क्या है भाई? ये कमियां हैं। क्लियर? अब अंत में भाई मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान दें। बहुत महत्वपूर्ण बात है, विशेषकर विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं। और मैं विशेषकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या हम कहेंगे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने 25 वर्ष के अनुभव के आधार पर आपको बताना चाह रहा हूँ। प्लीज मेरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो रुचि का विषय है वो पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत ही है। मेरा इसमें उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं राजनीतिक सिद्धांत में विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकूँ। क्या? ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकूं, जिससे कि वास्तविक रूप में मेरे विद्यार्थी राजनीतिक चिंतामणि के रूप में उभर कर सामने आए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जिससे कि मेरे विद्यार्थी राजनीतिक चिंतामणि के रूप में उभर कर सामने आए, तो ही मेरा कर्तव्य पूरा हो पाएगा, अन्यथा मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। प्लीज ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या कि भाई क्या अरस्तु का आदर्श राज्य, क्या अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो के उपादर्श राज्य का ही दूसरा नाम है। मतलब प्लेटो ने जो अपना उपादर्श राज्य दिया है, किसमें दिया है? द लॉज में। अंतिम पुस्तक किसमें? द लॉज में इन्होंने अपना उपादर्श राज्य दिया था। आदर्श राज्य रिपब्लिक में, मतलब प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का चित्रण कहाँ किया है? रिपब्लिक में। और उपादर्श राज्य का चित्रण कहाँ किया? द लॉज में। तो कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में उपादर्श राज्य का जो चित्रण किया है, वास्तविक रूप में अरस्तु ने जो अपने आदर्श राज्य का चित्रण किया, ऐसा लग रहा है कि वो उपादर्श राज्य ही अरस्तु का आदर्श राज्य है। कुछ हद तक ये बात सही प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में अरस्तु ने, प्लेटो ने अपना जो उपादर्श राज्य दिया था उसकी ज्यादातर बातों को स्वीकार किया है, लेकिन इसका भावार्थ ये भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हूबहू उसी रूप में अरस्तु ने इसे स्वीकार किया हो। नहीं, इसमें कुछ अंतर है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, ध्यान दें। देखो भाई, प्लेटो विवेक तथा दर्शन, ध्यान दें, प्लेटो विवेक तथा दर्शन पर आधारित वर्ग को महत्वपूर्ण मानता है अपने राज्य में। ध्यान दें, चाहे वो दलौजी क्यों ना हो, रिपब्लिक में तो है ही है, वो ज्ञान व्यक्तिक शासन चाहता है, दलौज में कानून की संप्रभुता चाहता है। लेकिन भाई ध्यान दें, वहां भी ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर ज्ञानी व्यक्ति मिल जाता है तो ज्ञानी व्यक्ति का शासन ही हो। मतलब वहां रात्रि परिषद की व्यवस्था कर रहे हैं प्लेटो। तो ध्यान दें, ये विवेक तथा दर्शन पर आधारित वर्ग को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन? प्लेटो। और अरस्तु उस वर्ग को प्रधानता देते हैं जो संस्कृति एवं अवकाश का उपयोग करने की क्षमता रखता हो। क्या? संस्कृति एवं अवकाश का उपयोग करने की क्षमता रखता हो। अवकाश का मतलब छुट्टी ऐसो आराम से नहीं है, वास्तविक रूप में जो नागरिक हैं वो अपने समय का राज्य कार्य में, राज्य के लिए अच्छी नीतियां बनाने में उपयोग कर सके। इसका मतलब यहाँ विवेक दर्शन पर प्रधानता है प्लेटो, और अरस्तु किस पर दे रहे हैं? संस्कृति और अवकाश। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम प्लेटो और अरस्तु की तुलना करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मूल अंतर हमें यही दिखाई देता है। तो प्लीज ये है अरस्तु का आदर्श राज्य। परंतु यहां मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। प्लीज देखो भाई, वास्तविक रूप में इन सबका अध्ययन करने के बाद में क्या हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में और भी कुछ कमियां छोड़ी हैं? वह अपने समय की सीमाओं में घिरा हुआ था। यस, अगर यह अपने समय की सीमाओं में नहीं घिरा होता तो अरस्तु के सामने ही नगर राज्यों का पतन प्रारंभ हो गया था, सिकंदर महान। ठीक है, अब वास्तविक रूप में पतन शुरू हो गया था तो अरस्तु ने आंखें बंद क्यों कर ली थी? और दूसरी बात, क्या वह अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत जो नागरिकता की बात करते हैं, नागरिकों की बात करते हैं, क्या महिलाओं को नागरिकता नहीं दे सकते थे?
या अपने चिंतन में वो महिलाओं के लिए इतना स्थान नहीं दे सकते थे कि राज्य व्यवस्था में महिलाओं को सहभागिता दी जानी चाहिए? क्या महिलाओं को सहभागिता दी जानी चाहिए? परंतु अरस्तु ने ऐसा उचित नहीं माना। इसी के साथ में उन्होंने दासत्व का भी समर्थन किया है। हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में अरस्तु अपने समय की सीमाओं से घिरा हुआ था, अन्यथा उस समय नगर राज्यों का धीरे धीरे पतन हो रहा था। और चलो ठीक है, नगर राज्य ही आदर्श राज्य मान रहे थे, नगर राज्य को आदर्श राज्य मान रहे थे, तो कम से कम महिलाओं के बारे में तो वह ऐसा चिंतन कर ही सकते थे कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत महिलाओं को सहभागिता दिला सकते थे, अपने विचारों के अंतर्गत विचार प्रकट कर सकते थे। परंतु अरस्तु ने ऐसा नहीं किया, प्लीज। इसलिए हम ये कह सकते हैं, चाहे कोई भी विचारक क्यों ना हो, वास्तविक रूप में वह अपने समय से किसी न किसी रूप प्रभावित होता है, परिस्थितियों से किसी न किसी रूप प्रभावित होता है, तो उसमें कुछ तत्व उस समय के होते हैं, कुछ शासक तत्व होते हैं। क्या? कुछ शासक तत्व होते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अरस्तु की समग्र चिंतन में कुछ यूनानी तत्व हैं जो समय के साथ ही समाप्त हो गए, और कुछ ऐसे तत्व हैं जो शाश्वत सत्य है, जिनका सभी युगों में, क्या कह रहा हूं मैं, सभी युगों में प्रयोग किया जा सकता है, सभी देशों में उनका प्रयोग किया जा सकता है। वो सार्वभौमिक और सार्वलौकिक तत्व होते हैं। क्या? सार्वभौमिक और सार्वलौकिक तत्व होते हैं। मगर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि वास्तविक रूप में उस समय के लिए सही होते हैं, लेकिन सभी युगों में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ अरस्तु के चिंतन में भी दोनों तत्व हैं, यूनानी तत्व, ध्यान दें, यूनानी तत्व और शाश्वत सत्य, शाश्वत तत्व। तो प्लीज, ये हमारा अरस्तु का आदर्श राज्य का सिद्धांत है। तो यहाँ मैं आपको विशेष कहना चाह रहा हूँ, जिससे कि मेरे विद्यार्थी मेरे बताए हुए ज्ञान से ठीक से प्रकाशित हो सकें। इसलिए हमारी अगली वीडियो का आपको मालूम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जितनी भी बातें हैं, मैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से अपने विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू मच।